हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम हैं डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही देशभक्ति है। ठीक है गाइज, तो आज हम करने वाले हैं गाइज टॉपिक एनडीए मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट करवाता हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम जो है मैट्रिक्स चैप्टर का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एक एक डेफिनेशन, एक एक प्रॉपर्टी बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा भाई। पहली बात तो प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट बॉक्स हमारा ही है, कमेंट करो, प्रॉब्लम को सोल्व करो। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो एक बार यार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो जिसने भी लाइक नहीं किया, और जो भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम मैट्रिक्स चैप्टर को। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसकी, नंबर्स की। अब वो नंबर रियल भी आपके हो सकते हैं और वो आपके नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके हो सकते हैं। किसके अंदर, रो एंड कॉलम के अंदर। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स को आप अरेंज करो रो और कॉलम में। तो आपने क्या किया, पहली रो में 1 2 3 को लिख दिया, नेक्स्ट रो में 4 5 6 को लिख दिया, और इसको एक क्लोज ब्रैकेट में आप क्या कर दो मेरे बच्चे, बंद कर दो बिग ब्रैकेट के अंदर इस अरेंजमेंट को। तो ये जो अरेंजमेंट है वो आपके पास क्या बन गई, क्या बन गई मेरे बच्चे, मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इस टाइप से अगर वो उसको हम रो काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकंड रो है, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, और ये हमारा थर्ड कॉलम है। क्लियर, सिंपल है। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट जो होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और जो नंबर आर कॉल्ड, इसके अंदर जो नंबर्स रहेंगे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर जो रहेंगे उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। द फॉलोइंग सम एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स, ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं मैट्रिक्स के। क्लियर मेरे बच्चे, सिंपल सी चीज है। देख लो, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसने क्या किया 1 4 2 3। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है कि सर, कि अगर मैं ले लेता हूं फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकंड रो में 4 और 5 ले लेते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, क्या ये भी एक मैट्रिक्स है? नहीं यार, ये मैट्रिक्स नहीं है। पूरी की पूरी रो कंप्लीट होनी चाहिए, पूरा का पूरा कॉलम कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पेस खाली रह गया तो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्पेस खाली नहीं रह सकता। पूरी की पूरी रो, पूरा का पूरा कॉलम आपका होना चाहिए। क्लियर, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको सिर्फ 2 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है ना। इसमें ये वाला एलिमेंट कहां गया, गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर मेरे बच्चे। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ए आई जे से डिनोट करते हैं। आई डिनोट करता है अपने को रो को रिप्रेजेंट करता है, और जे अपने को कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, और वही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता है, वैसे हर मैट्रिक्स का अपना अपना रोल नंबर भी होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये कौन सा है, फर्स्ट रो के अंदर और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो इस एलिमेंट को क्या नाम दिया गया, 1 1 एलिमेंट। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एलिमेंट की इसकी बात करूंगा तो ये 1 2 एलिमेंट है, रो फर्स्ट में है लेकिन कॉलम सेकंड में है। ठीक है, नेक्स्ट 1 3 एलिमेंट, कितना 3। नेक्स्ट इसमें एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 1 एलिमेंट बोलेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। नेक्स्ट अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 3 एलिमेंट, कितना 6। ठीक है, तो इस हिसाब से हर एलिमेंट को अपना अपना रोल नंबर दिया गया है, अपनी अपनी एक आइडेंटिटी दी गई है। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, ए आई जे से रिलेट। ठीक है, आई और जे, आई रो को रिप्रेजेंट करते हैं, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर।
अब बात करते हैं ऑर्डर की। सर ऑर्डर कैसे लिखेंगे? सिंपल है, जो भी मैट्रिक्स दी हो सबसे पहले आप उसमें रो देखेंगे। इसमें रो कितनी है? R1 और R2, 2 रो है, 2 रो। क्रॉस कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या आ गया मेरे बच्चे? इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर आ गया। और एग्जांपल देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें रो कितनी है? 1 रो 2 रो, 2 रो है सर। और कॉलम कितने हैं? 1 रो 1 कॉलम, दूसरा 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 क्रॉस 2। हमेशा याद रखना, पहले रो को लिखा जाता है, सेकंड उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूज, पहले कॉलम को लिख देते हैं फिर रो को लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना है। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट रो हो गई, इसमें ये सेकंड रो हो गई, और इसमें आपकी ये थर्ड रो हो गई, ठीक है। कॉलम की अगर बात करें तो फर्स्ट कॉलम हो गया और ये आपका सेकंड कॉलम। तो पहले अगर ऑर्डर की बात करें तो पहले रो लिखना है, तो रो कितनी है? इसमें 3 रो है, तो इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस, कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2। याद रखना पहले रो को ही लिखना है फिर बाद में कॉलम को, ठीक है। सेकंड इसमें बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे। तो जो इसका ऑर्डर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 क्रॉस 2 कितना आएगा? 6। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपके 6 एलिमेंट रहेंगे। काउंट करके देख लो चाहे आप। क्लियर मेरे बच्चे? ऑर्डर आपका क्लियर है, डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर है। देखिएगा कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स अपना ही है यार, कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी भाई? तो उसके लिए 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर 2 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए है और इक्वल है बी मैट्रिक्स बी के, ए मैट्रिक्स ए जो है वो दूसरी की बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो दोनों का जो ऑर्डर होगा मेरे भाई, वो दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। सेकंड, कि इनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी भाई आपके क्या होंगे मेरे बच्चे? इक्वल होंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझे क्या? कि इस मैट्रिक्स का जो 1 1 नंबर है वो इस मैट्रिक्स के 1 1 नंबर के इक्वल होगा। इस क्लास का जो 1 1 रोल नंबर है वो इस क्लास के 1 1 रोल नंबर के ही इक्वल होगा, ठीक है। 1 2 एलिमेंट जो है वो 1 2 के ही इक्वल होगा। 1 3 एलिमेंट जो है वो 1 3 के ही इक्वल होगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इस मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब 2 1 एलिमेंट जो है वो इस मैट्रिक्स के 2 1 एलिमेंट के ही इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो उस केस में वो 2 मैट्रिक्स जो है आपकी क्या रहती है मेरे बच्चे? इक्वल रहती है। क्लियर? तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है देन एक तो सेम ऑर्डर, दूसरा इनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके इक्वल होंगे। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है उस पर डिस्कस करते हैं। वो कहेगा एक मैट्रिक्स ए है, वो दे देगा 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स बी है वो दे देगा x 2 3 y। ए और बी दोनों इक्वल है, तो बताओ x एंड y की वैल्यू क्या होगी? मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। ए और बी दोनों इक्वल है तो x और y की वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे? ए और बी को दोनों को इक्वल लिख लेना है, ठीक है। दोनों इक्वल है, हमें गिवन है कि दोनों इक्वल है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो, एक तो दोनों का सेम ऑर्डर है, देख लो, दूसरा कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। मतलब 1 1 एलिमेंट जो है इसके 1 1 एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या है? 1। 1 2 एलिमेंट इसके 1 2 के इक्वल होगा, देख लो 2 इज इक्वल टू 2 है। 2 1 एलिमेंट 2 1 के ही इक्वल होगा, हाँ गिवन है। नेक्स्ट 2 2 एलिमेंट जो इसके 2 2 एलिमेंट के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू क्या है? 2। तो इस टाइप से अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हो, आपके पास x और y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस डेफिनेशन से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर सभी का? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, सारे एक एक टाइप आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक। सबसे पहला टाइप आपका आता है रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है रो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और ए रो वेक्टर जिसको हम रो वेक्टर भी बोल सकते हैं, इफ इट हैज ओनली 1 रो, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम भैया कितने भी हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 कॉलम हो, लेकिन रो उसमें सिर्फ एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूं 1 2 3,
ये मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, एक ही रो है, एक रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इसमें 3 रो है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। ये क्या है? रो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। एक चीज मैं बता देता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स जो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो वो रो भी मैट्रिक्स होती है और कॉलम मैट्रिक्स भी होती है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रख लेना। अगर आपको एग्जाम में बोल देता है, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, देन बताओ जो ए होगा वो रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा, या ना ही तो रो होगा ना ही कॉलम होगा, या कॉलम और रो दोनों होगा। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है एक रो होना चाहिए, तो इसमें एक रो होता है। ठीक है। जैसे ये एक ही एलिमेंट दिया तो 1 क्रॉस 1 हो गया, एक ही रो है और एक ही कॉलम है ना। तो इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स बन गया, एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स बन गया। तो याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है तो वो रो मैट्रिक्स भी होती है और कॉलम मैट्रिक्स भी होती है। रो मैट्रिक्स एज वेल एज ए कॉलम मैट्रिक्स दोनों होती है वो, अगर किस ऑर्डर की हो? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो। तो ये चीज भी आपको पॉइंट ध्यान में रख लेना है मेरे भाई। ठीक है। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, यार कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल देखो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो है, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। 4 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 1 भी हो सकता है, 7 क्रॉस 1 भी हो सकता है। तो एक ही कॉलम हो जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? आगे देखो, एक लिखा इसने वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया? एक मैट्रिक्स ये 1 क्रॉस 1 की इज बोथ रो मैट्रिक्स एज वेल एज ए कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? कि अगर कोई मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो तो वो रो मैट्रिक्स भी होती है और साथ ही साथ आपकी कॉलम मैट्रिक्स भी होती है। क्लियर मेरे बच्चे? ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिंगलटन मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका 1 क्रॉस 1 ऑर्डर हो उसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगल का मतलब अकेला ही, यार अकेला ही खुश है ना, वही चीज। इफ इन ए मैट्रिक्स देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देन इट इज कॉल्ड ए सिंगलटन मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। सच देख लो, जैसे मैट्रिक्स ए या आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की है तो एम और एन जो है वो आपके क्या होंगे? सिंगलटन मैट्रिक्स में इक्वल होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे ये मैट्रिक्स होगी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स सारी सिंगलटन मैट्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी नल और जीरो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है यार, जीरो जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, और ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है बच्चे, कोई भी ऑर्डर हो सकता है कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो सकता है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो सकता है कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो सकता है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार स्टेटमेंट वाला कि एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि करेक्ट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में अपने क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला एक। ठीक है, उसमें बोल देगा कि ए इज क्या नाम, ए जो है जीरो मैट्रिक्स है, देन इट इज नेसेसरी कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ऐसा नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है कि अगर ए जीरो मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ऑर्डर की होगी। भैया किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। क्लियर? मैं एक एक पॉइंट आपको बारीकी से बता रहा हूं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, तो दिमाग में बिठा लेना। ऐसा ना हो कि सर आपने ये चीज बताया ही नहीं था कि स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो मैं बोल रहा हूं कि जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बस बात यह है कि उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सारे एलिमेंट जीरो है यार, चाहे किसी भी ऑर्डर की हो, देख लो एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो है आपके। ठीक है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। ठीक है, कैपिटल ओ से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर में तो भैया वही चीज कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल होने चाहिए। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम। 3 रो है 3 कॉलम, 4 रो है 4 कॉलम, 5 रो है 5 कॉलम, 500 रो है तो 500 कॉलम होने चाहिए। तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है
ठीक है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। m उसके अंदर रो है और n उसमें कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं मेरे बच्चे? जब m और n आपके इक्वल हो। m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपके इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, जैसे इसने लिख रखा है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, जैसे 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना? ओके, क्योंकि एक रो, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो किसी ऑर्डर की हो, चाहे 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की, चाहे वो 5 क्रॉस 5 ऑर्डर की, चाहे 10 क्रॉस 10 ऑर्डर की, चाहे 500 क्रॉस 500 ऑर्डर की। क्लियर मेरी बात? ये क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल बनते हैं, है ना? क्या सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू सो ऑन n। इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। मतलब ये कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 आएगा कब? जब आई और जे दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं मेरे बच्चे, एग्जांपल के थ्रू देखिएगा। जैसे हमेशा होगी वो, एक तो मैं बता देता हूं कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जैसे 1 1 1 2 2 1 और 2 2 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली। अब देखो, जहां आई और जे नॉट इक्वल रहेंगे वो एलिमेंट हमेशा 0 आएगा। मतलब ये वाला एलिमेंट 0 होगा, ये वाला एलिमेंट 0 होगा, तो 1 1 0 0 1 2। बाकी ये डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल आपका नॉन 0 होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल डायगोनल आपका नॉन 0 है देन आपका क्या होगा? वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। देखो, इफ लिखा हुआ है, इफ ऑल एलिमेंट्स किसको छोड़ के? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के आर 0, तो उस केस में मेरे भाई उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 0 0 2, देख लो ये प्रिंसिपल डायगोनल नॉन 0 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ये देख लो 2 3 4, बाकी ये देखो क्या है? 0 है। तो ये क्या है? हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स को हम लिखते हैं इस टाइप से। ठीक है, अगर वो लिख देता है कि डायगोनल 2 3 4, इसका मतलब कि ये 1 1 एलिमेंट, ये 2 2 एलिमेंट और ये 3 3 एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। क्लियर मेरे बच्चे ये चीज? ठीक है, सभी का क्लियर है? एक एग्जांपल और लिख लेता हूं। जैसे आपको 3 क्रॉस 3 की डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है, तो ये हो गया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देख लो बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 हैं, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसको छोड़ के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डायगोनल क्या 1 2 3, कि डायगोनल के एलिमेंट हो गए 1 2 3 होंगे, बाकी सारे 0 ही होंगे। कॉमन सी बात है। क्लियर? और होना ये स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, पहले बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 1 हो। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई क्या? ये जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो? सारे 1 1 हो। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, मैट्रिक्स में जो यूनिट मैट्रिक्स होती है ना, तो 1 के जैसे काम करती है। जैसे 1 होता है वैसे ही यूनिट मैट्रिक्स की अगर बात करें वैसे ही 1 होता है ये। ठीक है, मैट्रिक्स का 1 होता है ये। क्लियर मेरे बच्चे? 2 क्रॉस 2 की यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। कई जगह लिखा आता है I2 I3 I4। I2 का मतलब होता है कि 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I3 का मतलब होता है 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I4 का मतलब होता है 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर होनी चाहिए, इन विच एलिमेंट्स, मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए। ये मेन डायगोनल आपका हो गया। ठीक है, रेस्ट आर एलिमेंट्स आर 0, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है।
कब? जब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, सारे इक्वल हो। जब उसके डायगोनल के एलिमेंट्स सारे क्या हो, इक्वल। जैसे 3 क्रॉस 3 का 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो इसका डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है मेरे बच्चे, सेम है ना। तो ये क्या बन गया, एक स्केलर मैट्रिक्स बन गई। बाकी सारे नॉन जीरो, मतलब बाकी सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला, जैसे ये सारे के सारे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूं, कोई भी मैट्रिक्स जो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है और स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। और एक पॉइंट और अपनी कॉपी पे लिख लो कि डायगोनल अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मैं लिख के बताता हूं, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। अगर मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो वो स्केलर 100% होगी, अगर स्केलर है तो वो डायगोनल 100% होगी, याद रखना। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि उसके हमारी डेफिनेशन है भाई, स्केलर की डेफिनेशन है कि सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे सेम ही होते हैं 1 1, तो ये स्केलर भी होती है ना, स्केलर भी है ये, और आइडेंटिटी भी है और डायगोनल भी है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये डायगोनल भी है। डायगोनल की डेफिनेशन ये तो नहीं होती कि आपके डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, नहीं, डायगोनल की डेफिनेशन है प्रिंसिपल डायगोनल आपका नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जीरो। देख लो, तो याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी डायगोनल भी होती है, और एवरी स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो भी आपकी डायगोनल होती है, याद रखना, ठीक है। एवरी आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं आपको अपनी कॉपी पे, ठीक है, आप लिख लो आप अपनी कॉपी पे ये वाले पॉइंट्स, ताकि आप लोगों को इजी रहे, एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पहला पॉइंट कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, हर आइडेंटिटी आपकी स्केलर होती है, ठीक है। सेकंड, एवरी स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल, वो आपकी डायगोनल होती है। तीसरा पॉइंट, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी आर डायगोनल होती है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब फोर्थ वाला पॉइंट आपको लिखना है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स is not necessary to be a scalar, and every diagonal is not identity and scalar, याद रखना। हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होती और स्केलर नहीं होती, बट अगर आइडेंटिटी है तो डायगोनल पक्का होगी और स्केलर है तो डायगोनल पक्का होगी। तो 4 पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। कुछ भी आ सकता है यार एग्जाम में, हम पहले से प्रिपेयर अगर रखेंगे अपने आप को, एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, देन एक भी पॉइंट अगर छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे तो 100% अपना सिलेक्शन है बच्चे, है ना। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स जो अपने दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट भी मैं नहीं रहने दूंगा, अपनी तरफ से पूरा 100% रहेगा भाई, क्लियर। चलो, ये सारी डेफिनेशन हमारी होगी। नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिक्स आर द ऑफ द सेम ऑर्डर, कि दो मैट्रिक्स का अगर आपको ऐड करना है या माइनस करना है तो कंडीशन पहली यही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी आप ऐड कर पाओगे और तभी आप माइनस कर पाओगे। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का सबसे पहला रूल यही है, याद रखना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है तो ऐड भी कर लेंगे, अगर ऑर्डर सेम ही नहीं है तो ऐड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, इसमें बी को ऐड करना है, ठीक है। बी दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, है ना। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है भैया 2 क्रॉस 3। मैंने कहा कि फाइंड ए प्लस बी, तो आप कहोगे कि सर दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट है तो ए प्लस बी जो है वो आपका डिफाइंड नहीं कर सकते। ए प्लस बी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम ऐड ही नहीं कर सकते सर, क्योंकि ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अब अगर मैं वही एक मैट्रिक्स सी ले लूं 1 3 4 5, किस ऑर्डर की है 2। अब अगर मैं बोलूं कि ए प्लस सी निकालो
तो आप कहोगे सर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, सी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। बिल्कुल सर, ए प्लस सी निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब करते कैसे हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, मतलब कि 1 1 एलिमेंट आपका 1 1 में ही ऐड होगा, 1 2 एलिमेंट आपका 1 2 एलिमेंट में ही ऐड होगा, वो किसी दूसरे के घर में नहीं जाएगा, वो अपने ही घर में जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 2 1 है, 2 1 एलिमेंट 2 1 में ही ऐड होगा। 2 2 एलिमेंट जब वो 2 2 के पास ही जाएगा, दूसरे के पास उसकी बनती नहीं है, दूसरे के पास वो नहीं जाएगा, वो अपने बंदे के पास ही जाएगा। ठीक है ना। आप कहीं अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, मामा के पास जाते हैं, चाचा के पास जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है कि मामा के पास जाते हैं, मामा रहता है हमारे गुड़गांव में, और गुड़गांव में मामा के घर इधर है, और आप किसी दूसरे के घर में जाके घुस जाते हो। कैसा होता है, दूसरे के घर में जाओगे तो भैया क्या होगा, जूते ही पड़ेंगे। ऐसे तो कहोगे नहीं कि मेरे मामा के घर ही है, नहीं, क्या होगा, जूते पड़ेंगे। वैसे ही आता है कि भैया ये जब एलिमेंट दूसरे के घर में चला जाता है तो उसको जूते पड़ते हैं। जूते पड़ने का मतलब है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2.5 नंबर कट जाते हैं। खुद के घर जाएगा तो 2.5 नंबर उसके सेफ है, बढ़िया सेफ रहेगा, खाना पीना अच्छा करेगा। बस यही बात है कि 1 1 एलिमेंट जो है 1 1 के पास ही जाएगा, 1 2 के पास ही जाएगा, 2 1 2 के पास ही जाएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। क्लियर। और माइनस करने का तरीका भी सेम ही है कि 1 1 एलिमेंट से 1 1 एलिमेंट ही माइनस होगा, 1 2 में से 1 2 माइनस होगा, 2 1 में से 2 1 माइनस, 3 1 में से 3 1। अब ये किसी भी ऑर्डर की हो, कोई ए और बी कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, अगर ऐड करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपकी बात, क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल भी इसने मैंने लिया यहाँ पे देखो। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है ना। ए का ऑर्डर किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2, 3 रो है 2 कॉलम है। बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, बी के अंदर भी 3 होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपका सेम है। ठीक, ऐड कैसे करेंगे, ऐड करके देख रखा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ही ऐड होगा, देख लो। नेक्स्ट 1 2 एलिमेंट 1 2 में ही ऐड होगा, देख लो। 2 1 एलिमेंट 2 1 में ही ऐड होगा मेरे भाई। 2 2 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट में ही ऐड होगा। 3 1 एलिमेंट 3 1 में ही ऐड होगा, और 3 2 एलिमेंट जो है वो आपका 3 2 में ही ऐड होगा, किसी दूसरे के साथ ऐड नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं a माइनस बी की, तो a माइनस बी डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि a और b का दोनों का ऑर्डर सेम। ठीक है, a का और b का दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए मतलब a माइनस बी आपका डिफाइंड है, हम निकाल सकते हैं। और करेंगे कैसे, वही सेम तरीका कि फर्स्ट 1 1 एलिमेंट में से ही 1 1 एलिमेंट माइनस होगा, 1 2 एलिमेंट में से ही 1 2 एलिमेंट आपका माइनस होगा। क्लियर मेरी बात। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, देखते जाइएगा कि ए मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ऐड करने पर जो नई मैट्रिक्स आई वो भी इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, चाहे आप ऐड करो चाहे माइनस करो। याद रखना कि 2 मैट्रिक्स है, अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो वो ऐड करेंगे। 2 मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो जो पीछे रिजल्ट आएगा वो सेम उसी ऑर्डर का आएगा, ऑर्डर उसका चेंज नहीं होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ए जो है वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ए एंड बी, देन आप ये बताओ कि ए प्लस बी जो है वो किस ऑर्डर का होगा। तो अगर ए और बी दोनों ही 3 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं तो उनको ऐड करने पर मैट्रिक्स भी आपकी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी, सेम ही ऑर्डर की बनेगी, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। क्लियर मेरे बच्चे। एडिशन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन हमारी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अब आपको किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से, जैसे 5 से, 3 से, 4 से, 1/2 से, माइनस का 1/99 से मल्टीप्लाई करनी है। ये कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है and k be any number, then the matrix which is obtained by multiplying every element of a by k is called the scalar multiplication of by k। मतलब ये सीधी सी बात है कि a एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, मुझे a को 5a निकालना है, मतलब a 5a की वैल्यू निकालनी है। 5a की वैल्यू का निकालने का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज मल्टीप्लाइड बाय 5। आप क्या करो, a के हर एलिमेंट को मेरे बच्चे 5 से
मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5, 2 को करोगे तो आएगा 10, 3 को करोगे 15, 4 को करोगे 20, ये 25 और ये 30 आ गया, है ना। तो मैंने क्या किया मेरे बच्चे, ए के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा रिजल्ट जो है वो आ गया, मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब वो किसी से भी कह सकता है, अगर बोलता कि 3 से मल्टीप्लाई करो, 3a निकालो, तो हर ए के हर एलिमेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर मेरे बच्चे ये बात। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो हम कैसे करते हैं, देखिए। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम या कॉलम्स इनटू रो। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रो है उसको हम क्या करते हैं, कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं, कॉलम से चेंज कर देते हैं, या आप कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल, जैसे ए आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास क्या है, रो 2। मुझे क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज, कि एक ए ट्रांसपोज को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ए की पावर टी लिख दो या आप लिख दो ए डैश, ठीक है। ए टी लिख दो तो ए का ट्रांसपोज हो गया, या ए डैश, ये दोनों के हम इस टाइप से ए के ट्रांसपोज को हम जो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं कि या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में। जैसे आपके पास ये फर्स्ट रो है ना, इसको आप फर्स्ट कॉलम बना दो। ये आपके पास सेकंड रो है, इसको आप सेकंड कॉलम बना दो। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने रो को कॉलम बनाया, याद रखना मैंने रो को कॉलम। अगर जैसे आप ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दो, ये सेकंड कॉलम है, इसको आप सेकंड रो बना दो, और ये थर्ड कॉलम है, इसको आप थर्ड रो बना दो, तब भी आपके पास सेम ही रिजल्ट आएगा। देख लो, ए का ट्रांसपोज। या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज जो आपको इस टाइप से निकालना है कि रो को कॉलम में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जो किस ऑर्डर की है, 3x2 ऑर्डर की है, तो ए का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 2x3 ऑर्डर का हो जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। अब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का जो ऑर्डर रहता है वो आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब चाहे कुछ भी ले लो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, याद रखना कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके जो ट्रांसपोज का ऑर्डर आएगा वो n क्रॉस m आ जाएगा। क्लियर बच्चे सभी का। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। एक एग्जांपल और लेके मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूं, लिख दिया। जो सेकंड रो है उसको मैं सेकंड कॉलम में लिख देता हूं, लिख दिया। जो थर्ड रो है उसको मैं थर्ड कॉलम में लिख देता हूं, लिख दिया। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आई वो क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया। क्लियर बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही बता देता हूं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप उठाते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड 100% मिलता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसके ट्रांसपोज का अगर आप दोबारा से ट्रांसपोज करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर 2 मैट्रिक्स का प्लस है, जैसे ए प्लस बी है, इसका होल ट्रांसपोज है, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ट्रांसपोज इनका लिख सकते हो। ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। अगर माइनस में है तब भी आप अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ 2 मैट्रिक्स ले रखी है, अगर कितने भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी मैट्रिक्स का होल अगर ट्रांसपोज है तो आप लोग उनको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है मेरे बच्चे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कि अगर स्केलर मल्टीपल हो, जैसे मैं कहता हूं कि 5 × a का होल ट्रांसपोज निकालो।
तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो, ए का सिर्फ ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट स्केलर का कभी भी ट्रांसपोज नहीं होता, ट्रांसपोज जो होता है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर 5 इंटू ए का होल ट्रांसपोज है तो 5 को आप एज इट इज लिख लो और ए इंटू में क्या कर दो, ए का ट्रांसपोज। दोनों रिजल्ट जो है वो आपके सेम रहेंगे। या तो ए को 5 से मल्टीप्लाई करके होल ट्रांसपोज कर दो, या ए का ट्रांसपोज करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि अगर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज है तो बच्चे लिख देते हैं कि सर a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब अलग अलग ट्रांसपोज लिख दिया। लेकिन ये बच्चे गलत होता है, ये कभी ऐसा नहीं होता। अलग अलग ट्रांसपोज लिख तो सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि अगर आपका a इंटू बी का होल ट्रांसपोज है तो पीछे वाली टर्म आगे आएगी, पहले b का ट्रांसपोज आएगा फिर a का ट्रांसपोज आएगा। अगर 3 टर्म a b c का होल ट्रांसपोज है तो पीछे वाला पहले, फिर उसके बाद ये सेकंड लास्ट और उसके बाद फर्स्ट। इस टाइप से अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी है ये, अगर प्रोडक्ट में हो मैट्रिक्स तो अगर आप उनका अलग अलग ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं तो वो क्या हो जाता है, उल्टा लिखा जाता है। आपके पास कितनी मर्जी मैट्रिक्स दी हुई हो, देख लो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन n तक, कितनी भी प्रोडक्ट में दी हुई हो, होल ट्रांसपोज है, अगर आप अलग अलग ट्रांसपोज लिखेंगे तो an पहले आएगा, फिर an-1 अप टू सो ऑन लास्ट में a1 आएगा। क्लियर? ठीक है, जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी दे दिया, होल ट्रांसपोज है। ऐसा नहीं है कि आपने इसका लिख दिया a का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज, c का ट्रांसपोज, d का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट में अलग अलग ट्रांसपोज लिख दिया, नहीं, ऐसा गलत होता है। ठीक है, पहले d आएगा, d का ट्रांसपोज, फिर b का c का ट्रांसपोज, फिर b का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज। तो ये इसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। क्लियर? आप करके देख लो यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। क्लियर मेरी बात? सिंपल है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है मेरे बच्चे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना सबसे पहले कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 2 1 है ना, ए का ट्रांसपोज करो, ए का अगर ट्रांसपोज करूंगा, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, उसके बाद सेकंड रो है, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में लिख दिया। लिखने के बाद भी देखो वापस से ए ही बन गया, ए का ट्रांसपोज वापस से देखो ए के ही इक्वल आ गया मेरे बच्चे। तो ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाता है तो उस केस में उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? अब यहां से कई टाइप के रिजल्ट बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो कौन कौन से रिजल्ट बनते हैं। देखो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, पहला रिजल्ट ये। इस ए को आप इधर ले आओ, ए का ट्रांसपोज माइनस में ए इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए तब भी वो सिमेट्रिक होता है। ए माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ये भी आ जाए तो भी वो सिमेट्रिक होता है, याद रखना। ठीक है, याद रखना कि अगर वो कह देता है कि अगर ए माइनस में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 है तो बताओ ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्या होगा। तो याद रखना स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है मेरे बच्चे, कि अगर ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर दें तो 0 उसी केस में आता है जब ए का ट्रांसपोज और ए क्या हो, इक्वल हो, है ना। और इक्वल होने का मतलब होता है कि वो क्या है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? ठीक है ना। तो एग्जाम में कभी भी कुछ भी किसी टाइप से आपसे पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी, अगर ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा आपके क्या होंगे, 0। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, क्या दी हुई है, 0Hg माइनस का H 0F माइनस का G माइनस का F और 0। इसका ट्रांसपोज करो मेरे बच्चे, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह आएगा 0 माइनस का H माइनस का G। ठीक है, फर्स्ट रो
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये एच जी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ये आ गया एक ट्रांसपोज। अब माइनस अगर मैं कॉमन लूं, माइनस कॉमन लेने के बाद ये जीरो, माइनस कॉमन लिया, यहां प्लस का एच, यहां प्लस का जी, ये माइनस का एच और ये प्लस का एफ, और ये भी माइनस का जी और माइनस का एफ, और ये जीरो। माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे बच्चे देखो ये वापस से ए बन गया ना, तो ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। उसके नेगेटिव के इक्वल आते ही इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक रिजल्ट ये भी कि ए का ट्रांसपोज अगर क्या हो माइनस ए के इक्वल हो तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और इसको इधर ले आओ तो मतलब अगर ए प्लस में ए का ट्रांसपोज अगर जीरो आ जाता है, ए और प्लस में उसका ट्रांसपोज अगर वैल्यू क्या है जीरो आए, तो उस केस में भी ए जो है वो आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। करके देख लो यार, प्लस का उधर जाके माइनस होके ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी एक बनती है। क्लियर मेरे बच्चे? सभी का सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ओके चलो, तो यहां तक हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज, कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट कैसे करेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट कैसे करेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, निलपोटेंट कौन सी होती है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो वो सारी डेफिनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसको करेंगे। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया। एंड गाइज आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। एंड आप सभी को पता है कि अगर आप कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहें तो ये मेरा गूगल पे, फोन पे नंबर है। इस कोर्स की फीस आपको पता ही है 1000 रुपये, लेकिन फीस आपको जब भी आपके पास हो तब देनी है। क्लास डेली आपको मिलेगी। एनडीए के लिए आपको क्लास इस चैनल पे 4 PM डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा आईडी जो है वो प्रवीण नांदेवाल के नाम से है, ठीक है। सर्च मारिएगा, रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। सेम आप इंस्टा पे भी सर्च मारेंगे तो मेरा आईडी आ जाएगा, ठीक है। और एक यार कई बार बीच में जो है एक आध बार क्लास अपलोड नहीं होती है और एक बार क्लास मैं नहीं लगा पाता हूँ, तो आप लोग कमेंट कर देते हैं, आप लोग बोल देते हैं कि सर क्लास नहीं लगा रहे, रेगुलर नहीं लगा रहे। तो भाई मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी तरह स्टडी कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज चल रहा है, मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना। तो उसी बीच यार आप लोग अगर 1-2 दिन क्लास ना लगे, इसका मतलब ये रहता है कि मेरा ज्यादा वर्क हो गया ना, तो आप लोग यार अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, फिर 1-2 दिन बाद में फिर कमेंट्स करते हैं, ऐसे वैसे कमेंट्स करते हैं कि आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो भाई हमारी भी मजबूरी है ना भाई। तो कभी भी ऐसा मत किया करो, आप लोग एनडीए एस्पिरेंट्स हो, मैच्योर पर्सन हो यार, मैच्योर स्टूडेंट्स हो सारे के सारे, ठीक है। आप लोगों के अंदर थोड़ा सब्र होना चाहिए। अगर 2 दिन क्लास नहीं लगी तो आप ऐसा नहीं कि 2 दिन क्लास नहीं लगी तो 2 दिन नहीं पढ़ोगे यार, जो करवा दिया उसको रिवाइज कर लो। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग 2 दिन क्लास नहीं हुई तो हम 2 दिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। जो चैप्टर हमारा हो गया उसको रिवाइज कर लिया करो, ऐसा मत किया करो बच्चे, ठीक है ना। तो आप सभी मैच्योर हो यार, एनडीए एस्पिरेंट्स हो, थोड़ा बहुत आप लोगों के अंदर पैशन तो बहुत कूट कूट के भरा होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या पैशन नाम की चीज होनी चाहिए आप लोगों के अंदर, और डिसिप्लिन आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि हाँ अगर कोई मजबूरी रही होगी तभी तो क्लास नहीं अपलोड हो पाई होगी, है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो नहीं तैयारी कर पा रहा है, नहीं जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पाता है, पैसों में ऑनलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाता है, तो उन सभी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ यार कोई करवाता ही नहीं है एनडीए की तैयारी यूट्यूब पे, तो कोई करवाना चाहिए। तो अपन सारा सिलेबस आपको करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम टाइम तक की वीडियोस मिलेंगी, एग्जाम टाइम तक आपको वीडियो मिलेगी। एग्जाम टाइम ऐसा नहीं है कि नजदीक में आगे तभी वीडियो मिलेगी, नहीं, 6 महीने हमारे पास है, 6 महीने का आपको पूरा जो है कोर्स प्रोवाइड आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।